एक मर्द के लिए उसकी इज्जत और किरदार सबसे अहम होता है, और अगर वो मर्द अपनों से दूर परदेश में बैठा हो तो उसके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना होता है, खासकर अगर शादीशुदा मर्द हो। मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे अपनी बीवी को छोड़कर लुबनान जाना पड़ा। तो जो कुछ वहाँ की औरतों ने मेरे साथ किया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बिस्तर से उठा और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। मुझे गुस्ल करना था। मेरी लुबनानी मैडम ने रात जो कुछ मुझसे करवाया था उसके बाद गुस्ल करना मुझ पर जरूरी हो गया था। मैं शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हुआ और आंखें बंद करके रात के एक लम्हे को सोचने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों जितना ज्यादा मैं सोच रहा था उतना मेरा दिमाग बंद हो रहा था। रह रह कर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ रहा था जिसे मैं पाकिस्तान छोड़कर मैं यहाँ आ गया था। मैंने लुबनानी औरत ने जो हरकत की थी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उन्होंने ये रात मेरे साथ ये सब कुछ किया था। शावर के पानी के साथ मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और ये बात जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह मेरी लुबनानी मैडम ने, मेरा नाम मुनव्वर है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मुझे लुबनान की एक कंपनी से फोन आ गया कि मुझे वहां नौकरी मिल गई है। इस नौकरी के लिए मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि ये नौकरी मुझे इस वक्त मिलेगी जब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँगा। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए जब मुझे ये नौकरी मिलने की खबर मिली तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। लेकिन मैं वही दूसरी तरफ मेरी बीवी बानो, जिसे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, इसे पता चला तो इसने एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया। इस कदर रोई कि मैं बयान नहीं कर सकता। कहने लगी कि मुनव्वर, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। शादी से पहले तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ये तो सरासर ज्यादती है मेरे साथ। मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि मैंने तो 2 साल पहले इस नौकरी के लिए कोशिश शुरू की थी। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह शादी के 10 दिन बाद मुझे मिल जाएगी। ये सब तो तुम्हारे नसीब से मुझे मिल रहा है। देखो, मैं लुबनान जाऊंगा तो हम दोनों के ही नसीब अच्छे होंगे। बानो ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके लिए आपसे दूर रहना पड़े। इससे पहले कि मैं बानो की बात में आकर इनकार करता, हमारे झगड़े की आवाज पर मेरी माँ कमरे में चली आई। इसे मेरी इस नौकरी का इल्म हुआ। वो बहुत खुश हुई, मेरे हाथ चूमकर कहने लगी, हरगिज भी इनकार न करना। तुम्हारी ये नौकरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहनों और तुम्हारे आने वाले बच्चों के हक में भी बहुत बेहतर साबित होगी। अभी शादी के लिए छोटी 3 बहनें ये घर बैठी हैं, और फिर सोचो कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो इस महंगाई के दौर में तुम कैसे इनके खर्चे उठा पाओगे। बानू भी रुखसत होकर आई है। वो इन बातों को नहीं समझती। जब घरदारी की जिम्मेदारी पड़ती है तब औरत को पता चलता है कि पैसा किस कदर अहमियत रखता है। अम्मा के आगे बानू बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन इसकी बरसती आंखें बता रही थी कि वह अम्मा की बातों से इख्तिलाफ रखती है। एक तरफ माँ थी जो चाहती थी कि मैं मुस्तकबिल की खुशियों की तलाश में परदेश में चला जाऊं, और दूसरी तरफ बीवी थी। जब कुछ समझ न आया तो मैं घर से बाहर निकल पड़ा। ऐसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान बैठा था। मेरे पूछने पर कहने लगा, यार, मुल्क के हालात इतने खराब हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक ही मेरी नौकरी छूट गई है। बताओ ऐसे हालात में मैं क्या करूं? 2 बच्चों का साथ है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिल चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूं। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी थी। मैंने इसे तसल्ली तो दी, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था कि अब इस मुल्क में रह के नौकरी करना बहुत मुश्किल हो गया। जितनी भी मेहनत कर ली जाए, महंगाई, किसी बढ़ती हुई शरह की वजह से खर्चा उठाना नामुमकिन हो रहा था। और बस इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अपने और बानो के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये कदम उठाऊं। मैंने बानो के रोने धोने को, इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मैं बस पैकिंग कर रहा था। कंपनी ने मेरा वीजा, टिकट, सब कुछ हफ्ते भर में ही भेज दिया था। बानो की माँ ने भी इसे बहुत समझाया था कि मेरे लुबनान जाने से इसके हक में ही बेहतरी आएगी, लेकिन वो तो बस मेरा साथ चाहती थी। बार बार मेरा हाथ पकड़कर एक ही बात कहती थी, मुनव्वर, मुझे छोड़कर ना जाए। जब मैं इसके आगे हारने लगता तो इसका हाथ झटक कर कमरे से निकल जाता। मेरे लिए भी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो गया था।
लेकिन यह हम दोनों के लिए बेहतर फैसला था। और फिर वो दिन आ गया जो मुझे बानो से जुदा होकर लुबनान के लिए फ्लाइट लेनी पड़ी। बानो की हालत ने मेरा दिल चीर दिया था, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि 2-4 दिन में वो मेरे बगैर रहने की आदी हो जाएगी। जब इसके सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरे होंगे तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये सब कुछ इसी के लिए किया है। मुझे जिस कंपनी ने बुलाया था उन्होंने ही रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया था, इसीलिए रिहाइश का कोई मसला नहीं था। कई घंटों की फ्लाइट के बाद जब मैं यहाँ पहुंचा, सबसे पहले मैंने घर पर ही फ़ोन लगाया था। बानो ने मुझसे बात नहीं की थी, वो सख्त नाराज़ थी। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगी, फिक्र ना करो, कुछ दिन की बात है, मैं इसे खुद समझा लूंगी। अम्मा से खैर खैरियत और मुझे फ़ोन रखना पड़ा। बानो इसके रवैये ने मेरे दिल को दुखाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर जिद्दी साबित होगी। बजाय हमारी मजबूरी को साथ देने के, वो मजीद मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। पहले दिन तो मैंने आराम किया और दूसरे दिन इस कंपनी को पहुंच गया जहां मुझे हायर किया गया था। मेरी मैडम एक लुबनानी औरत थी जिनके साथ मुझे काम करना पड़ा था। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मेरी तो हम दोनों इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी खैर खैरियत भी पूछी और मुझे अपने मुल्क खुश आमदीद भी कहा। मैडम के अंदाज कुछ अजीब सा लग रहे थे। मुझे अपने सामने बिठा के वो सर से पैर तक ऐसे देख रही थी कि मैं अपने आप में सिमट के रह गया। इनकी नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। शायद मैं गैर मुल्की था, इसीलिए वो अच्छी तरह मेरा जायजा ले रही थी, या फिर कोई और बात थी, मुझे अंदाजा नहीं हो सका। खैर, नौकरी का पहला दिन काफी मसरूफ गुजर गया था। सारा दिन मैं मैडम के साथ साथ था। वो मुझे काम समझा रही थी। यहाँ काम करने का तरीका पाकिस्तान से मुख्तलिफ था। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता। कोई वर्कर अपने काम से गफलत नहीं बरत सकता था। और छुट्टी का वक्त आया तो मैडम ऑफर की कि मैं इनके साथ घर पर चलूं, मैं डिनर पर चलूं। इनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो वो कहने लगी, आप हमारे मेहमान हैं, पहले दिन तो हमारे साथ डिनर बनता है। वो मेरी मालकिन थी, इसलिए इनकार करना मुमकिन नहीं हो सका। मैं इनके साथ इनके घर चला गया था। बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था। यहाँ की हर चीज पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत थी। मैडम ने मुलाजिमा को कहकर खाने की तैयारी शुरू करवाई और मुझसे कहने लगी कि डाइनिंग रूम में बैठने से अच्छा है मेरे कमरे में चलो। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। मैं गैर औरत के कमरे में मुंह उठा के चला जाऊं, कम अज कम मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी और ना ही पाकिस्तान की तहजीब ऐसी थी। मैंने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं डाइनिंग रूम में ही ठीक हूँ। वैसे भी मेरी मैडम अकेली औरत थी, घर पर एक मुलाजिम और मैडम के सिवा कोई और नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा एहतियात बरत रहा था। अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं एक अकेली औरत के घर पे रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैडम मुझे लिबास तब्दील करने का कहकर चली गई। वो जब वापस लौटी तो उन्होंने एक बहुत ही फैशन वाला सूट पहन रखा था जो मुझे नजर छुड़ाने पर मजबूर कर रहा था। वो कहने लगी कि अब तो मेरे मुलाजिम नहीं हो, हम कंपनी से बाहर हैं, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, सुकून से हम बात कर सकते हैं। वो मेरे बिल्कुल बराबर आकर बैठ गई तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आज से पहले मैं किसी औरत के साथ तन्हाई में इस कदर करीब नहीं बैठा था। मैडम मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बातचीत करने लगी, बानो के मुताल्लिक सवाल पूछने लगी। मुझे हैरत हुई कि इन्हें मेरी बीवी में इतनी क्या दिलचस्पी हो गई थी, लेकिन इनके सारे सवाल का जवाब भी मेरी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे और बानो के जाती ताल्लुक के हवाले से भी सवाल कर लिया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि शायद यहाँ ऐसी बातें आम हो और लोग किसी की जाती जिंदगी के बारे में सवाल करते झिझक महसूस ना करते हों। और फिर उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही। कहने लगी कि 2 साल से तुम्हारी फाइल मेरे सामने थी, लेकिन इस वक्त तुम कुंवारे थे। जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो गए हो तो इस वक्त मैंने तुम्हें नौकरी के लिए बुलवा लिया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा मर्द को ही रखना चाहती थी। जब मैं पहली दफा तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो तुम बहुत मुझे पसंद आए थे और फिर जैसे ही तुम्हारी शादी हुई मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी के लिए बुला लिया। मैंने हैरत से मैडम से पूछा, मेरी शादीशुदा होने से इस नौकरी का क्या ताल्लुक है? मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी कि पाकिस्तान मर्द अगर शादीशुदा हो इसके बाद ही कुछ और होती है। मैं नासमझी से उन्हें देख रहा था। हंसकर कहने लगी, कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैंने मैडम के साथ खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था और इसके बाद जो रुखसत की इजाजत लेने लगा
तो मैडम कहने लगी, रात बहुत हो गई है, अब तुम यहीं रुक जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया कि कैसे वो मुझसे अजनबी घर पर ठहराने की बात कर सकती थी, जबकि वो खुद भी यहाँ अकेली रहती थी। आज हमारी पहली ही तो मुलाकात थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे इजाजत ली और अपने फ्लैट पर चला आया। मेरी लुबनानी मैडम कम अज कम मेरी समझ से तो बाहर थी। इनकी मुस्कुराहट, इनकी बातें सभी बहुत पर इसरार लगती थी, लेकिन वो सबके पीछे इनका क्या मकसद था, इस बात का अंदाजा मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो सका। मुझे बानो से बात भी करनी थी। मैंने बानो को फोन लगाया, लेकिन इसने तो मेरा फोन ही ना उठाया। तंग आकर मैंने अपनी बहन को फोन लगाया और इससे कहा कि भाभी से मेरी बात करा दो। मेरी सख्त लहजे पर मेरी बहन ने घबरा गई। ना जाने बानो से ऐसा क्या कहा, बानो मुझसे बात करने लगी। ना चाहते हुए भी मैं इससे शिकवा कर बैठा था कि इसने 2 दिन से मुझसे बात क्यों नहीं की। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बानो खूब रोई और कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है। आपके जाते ही सारे घर के काम भी मेरे सर पर डाल दिए गए हैं। शादी के 10 दिन बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी बेसहारा हो गई हूँ, कोई मेरा नहीं रहा, आप भी नहीं। कहीं ना कहीं मैं इसके शिकवे शिकायतों को समझ सकता था, इसीलिए बस प्यार से इसे समझाता रहा और बहुत देर समझाने का असर ये निकला कि वो खामोश हो गई। लेकिन फोन रखने के बाद मुझे इसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलने लगा। मैं एक जवान मर्द था, मेरे अंदर बहुत से जज्बात थे, और फिर शादी के 10वें दिन ही बीवी से दूर हो जाना एक इम्तिहान ही तो था। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था यहाँ आके मेरे साथ क्या होने वाला है। पहला महीना काफी अच्छा गुजरा, मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। मैं घर पे जब इतना सारा पैसा भिजवाया तो मेरी माँ की खुशी की इंतहा न रही। कहने लगी कि देख मुनव्वर, नौकरी छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी मत, कहीं ऐसा ना हो कि बानू की बातों में तू लौट आई। 2 साल से पहले छुट्टी लेकर भी ना आना। मैं इन 2 सालों में तेरी एक बहन की शादी तो करवा ही दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं भी खुश हो गया कि चलो मेरे बाहर आने से कम से कम मेरी बहनों की शादियां तो निमट जाएंगी। अलबत्ता बानू की शिकवे शिकायत अभी भी बरकरार थे, लेकिन अब मैं इनकी कम ही कान धरता था। जब भी वो शिकवा करती मैं अपनी मोहब्बत से इसे मना लेता। और फिर जैसे ही मैं अपनी नौकरी का दूसरा महीना शुरू हुआ, एक शाम छुट्टी के वक्त मैडम ने ही मुझे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगी कि तुम क्या काम से फारिग होते हो कि अपने फ्लैट में जाकर बंद हो जाते हो। मुल्क आए हो, यहाँ पर घूमना फिरना भी चाहिए, तुम्हें पता तो चले कि हमारा मुल्क कैसा है। मैडम की बात पर मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम है और ना ही इसके मुताल्लिक मैं मजीद कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं अपने फ्लैट में बंद होकर जाता हूँ। वो कहने लगी, आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने शहर घुमाती हूँ, तुम यहाँ की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाओगे। इनके बहुत इसरार करने पर मैं इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठ गया। वाकई ये शहर बहुत खूबसूरत था। काफी देर तक वो मुझे मुख्तलिफ मकामात दिखाते रही और फिर ये कैसी जगह ले गई जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो एक छोटा सा डांस बार था जहाँ खुले आम शराब पिए जा रहे थे। वहाँ लड़कियों का रक्स भी हो रखा था। मैं जिंदगी में पहली दफा किसी ऐसी जगह आया था, इसीलिए मेरा सांस रुक रहा था और पता नहीं क्यों मेरे हाथ पांव भी कप कपा रहे थे। 5 मिनट भी न लगे और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मजीद यहाँ रुका मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने मैडम से कहा कि मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल है, ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम जोर से हंसी और कहने लगी, थोड़ी देर की बात है, तुम इन रंगनियों के आदी हो जाओगी। इतनी खूबसूरत लड़कियां रक्स कर रही हैं, अगर तुम गौर से देखो तो नजर ना हटा सको। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर पर ले आई। मैं रक्स क्या कर रहा था, जबरदस्ती हाथ पकड़कर घुमा देती, मैं भी घूम जाता। समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें इनकार करूं और यहाँ से फरार हो जाऊं। मुझे मेरी मैडम ने एक ड्रिंक भी मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं शराब नहीं पीता, तो वो कहने लगी कि शराब नहीं है, जूस है। मुझे मालूम है कि तुम शराब नहीं पीते। इनकी बातों में आकर मैंने वो ड्रिंक पी ली, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ ही देर में मैं अपने हवास खो बैठा था और इन लड़कियों के रक्स में महू हो गया था। और जब सुबह के वक्त मुझे होश आया तो मैं अपने फ्लैट में मौजूद था। मैंने नहीं जानता था कि मैं यहाँ तक इस तरह पहुंचा हूँ और सारी रात क्या कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, मुंह हाथ धोया और फिर मुझे गुस्ल भी करना पड़ा, क्योंकि रात के किसी भी वाक़ये के बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं था।
समझ न आ रहा था कि रात में मैडम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो जानती थी कि मैं शराब नहीं पीता। फिर भी उन्होंने मुझे झूठ बोलकर शराब पिलाई। एक ऐसी जगह ले गई जहां जाने में सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं वो क्या चाहती थी। काफी देर बाद जो मैं खुद को संभाल पाया तो तैयार होकर दफ्तर पहुंच गया। मैडम पहले से ही वहां मौजूद थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, मुनव्वर, तुम तो जूस पीकर भी अपने होश खो बैठे। अगर तुमको सही शराब में तुम्हें पिला देती तो क्या होता। मैंने नाराजगी से उन्हें देखा और कहा कि आपने मुझे जूस नहीं शराब पिलाया था। वो कहने लगी, जितनी हल्की शराब मैंने तुम्हें दी थी इससे यहाँ जूस ही कहा जाता है। मुझे क्या मालूम था कि तुम इसी में बहक जाओगी। मैंने शर्मिंदगी से नजर झुका ली और मैडम से कहा कि मैं आइंदा ऐसी किसी जगह भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं तो बस इसीलिए तुम्हें लेकर गई थी ताकि तुम बानों की कमी को महसूस ना करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बीवी को बहुत याद करते हो। परदेशियों के लिए औरत के बगैर यहाँ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, 24 घंटे देती हूँ। 24 घंटों में मेरी ऑफर को कबूल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। कौन सी ऑफर? मैंने हैरत से पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उन्हें क्या हो गया है। वो कहने लगी कि बहुत जबरदस्त ऑफर है, सोच समझ कर जवाब देना। ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम 2 साल तक बगैर अपने बीवी के यहाँ गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तुम अपने बीवी को पैसे देते रहना, वो भी खुश रहेगी। मैडम की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? आप जानते हैं मैं शादीशुदा 10 दिन की दुल्हन को छोड़कर यहाँ आया, कैसे इसे धोखा दे सकता हूँ? पर फिर आपसे शादी। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अच्छी तरह सोच लो, वरना तुम्हारी रात वाली सारी वीडियोस मेरे पास हैं। किस तरह तुम नशे में बहकर इन औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे, वो सारी वीडियो तुम्हारी बीवी को भिजवा दूंगी और फिर तुम इसका जवाब देते रहना। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जब मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें वापस मुल्क भेजूंगी तो तुम्हें वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम हर तरफ से नुकसान उठाओगे। इससे अच्छा ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैडम खुल्लम खुल्ला मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मैं आंखें फाड़े इन्हें देख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लुबनानी औरतें इस कदर चालाक होंगी। लेकिन मैडम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? यहाँ एक से बढ़कर एक मर्द था और उन्हें तो कोई भी मिल सकता था। वो जवान भी थी और पैसे वाली भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे ही शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैं जवाब दिए इनके हाफिज से बाहर निकल आया। यहाँ एक और भी पाकिस्तान मर्द थे। मुझे परेशान देखकर इनमें से एक पूछने लगा कि क्या बात है मुनव्वर भाई, आपको क्या हो गया है? जब कुछ समझ नहीं आया और परदेश में अपने देश का बंदा मिला तो मैं इसके सामने अपने दिल की सारी रवादार सुना बैठा। मेरी बात सुनकर वह हंसा और कहने लगा, मालकिन ऐसी ही है, इसे पाकिस्तान शादीशुदा मर्दों में बहुत दिलचस्पी है। अब इसके कोई पहले शौहर थोड़ी होंगे, इससे पहले भी वो यहाँ बहुत से पाकिस्तान मर्दों से शादी कर चुकी है। इसकी बात सुनकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये कैसी औरत थी जो पहले भी कई शादियां कर चुकी थी? फिर इस पाकिस्तानी शख्स ने मुझे शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई। दरअसल मालकिन ने पहली शादी सचमुच में मोहब्बत से की थी और वो पाकिस्तान शख्स था। इसकी खातिर मालकिन ने क्या कुछ ना किया था, अपने खुद के माँ बाप को छोड़ दिया था, लेकिन वो शख्स ने मालकिन से बहुत सारी दौलत समेटी और फिर यह कहकर वापस पाकिस्तान रवाना हो गया कि वो वहां पर अपनी बीवी को छोड़कर आया था। ये बात मालकिन के दिल में ऐसी चुभी कि उन्होंने इस आदमी की हरकत का बदला हर पाकिस्तानी शख्स से लेना शुरू कर दिया। मालकिन बहुत देख समझकर ऐसे पाकिस्तानी शादीशुदा नौजवानों को नौकरी पर रखती है जो जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी होते हैं, और फिर इनके कोई ना कोई हरकत अपने पास महफूज करके उन्हें शादी के लिए मजबूर करती हैं और फिर शादी के कुछ अरसे बाद खुद ही छोड़ देती हैं। आप भी बेफिक्र हो, इससे शादी कर लें, कुछ दिनों की बात है, वो खुद आपसे अलग हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में आप नौकरी से भी जाएंगी और बीवी से भी, क्योंकि मालकिन सचमुच में सारे सबूत आपकी बीवी को पहुंचा देगी। जमशेद की बात सुनकर मेरे मजीद जान निकल गई। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया। मेरा अपनी मैडम से शादी का कोई इरादा ही नहीं था। बानों को धोखा तो नहीं देना चाहता था और इस रात भी जो कुछ हुआ था वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मैं तो पूरी तरह नशे में था।
और मैडम ने पता नहीं मुझे ऐसा क्या कुछ करवाया था जिसकी धमकी वो मुझे अब दे रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी सांस रुकने लगी थी। ये 24 घंटे मेरे लिए जिंदगी और मौत जैसे हो गए थे। मैं एक दफा फिर अपनी मालकिन के पास गया था, इनके आगे हाथ जोड़े और इनसे दरख्वास्त की कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मैं इसे धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन मालकिन की बात अपनी जगह कायम थी। कहने लगी शादी तो तुम्हें करनी होगी, वरना मैं तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगी और तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हारी जिल्लत का सामान भी करूंगी। तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी को सफाइयां पेश करते रह जाओगे, वो तुम पर यकीन नहीं कर पाएगी। मैडम की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इनके कमरे से निकल आया था। 24 घंटे पूरे होने से पहले ही मैंने खामोशी से अपनी टिकट बुक करवाया, अपना सामान समेटा और वापस पाकिस्तान की फ्लाइट ले ली। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता था जिससे मैं अपने ही घर वालों की नजरों में गिर जाता। बानू पहले ही मेरे जाने से खुश नहीं थी। अगर इसे मेरी दूसरी शादी का इल्म हो जाता तो वो शायद पूरी तरह टूट जाती। मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे दरवाजे पर देखकर हक्का बक्का रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह घर आ गया। अम्मा ने मुझसे ना जाने कितने सवालात पूछ लिए थे। मेरे पास कोई किसी का बात का जवाब नहीं था। मैं कमरे में बानू की नजर मुझ पर पड़ी और इसकी चीख निकल गई। मैंने इसे सीने से लगाया तो वो रोने लग गई। वो तो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, ऐसा लगता था कि जैसे खाना पीना छोड़ दिया। मुझे इसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। जिसकी खातिर मैं परदेस गया था वही पूरी तरह मिट्टी हो रही थी। मेरी इस तरह रोने पर वो बेचारी घबरा गई थी। मैंने इससे ये कह दिया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए लौट आया। मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं इन्हें क्या बताता कि मैं किस कदर मजबूरी में वापस लौटा था। कुछ दिनों में मुझे यहाँ पर भी नौकरी मिल गई थी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन बुरी भी नहीं थी। हमारे घर का गुजारा नामुमकिन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बानू को सारी हकीकत भी बता दी कि मैं क्यों लौट कर आया हूँ। ये सुनकर इसके भी जान निकल गई थी कि वहाँ की औरतें इस तरह की होती हैं। वो मेरी शुक्रगुजार थी कि मैंने इसे धोखा नहीं दिया, दूसरी शादी नहीं की। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम मर्दों के लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। हम अपना घर बार छोड़कर परदेश जाते हैं और वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग का शिकार हो जाते हैं जो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। मेरी लुबनानी मैडम भी ऐसी ही थी। मुझसे शादी की खातिर उन्होंने ना जाने इस रात मुझसे क्या करवाया था, मैं नहीं जानता था। शायद वो मेरे अंदर के जज्बात को जगाकर अपना मकसद हासिल करना चाहती थी। मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि वो मैं तन्हा हूँ और मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन मैंने सही वक्त पर सही फैसला किया था और लौट आया था। मैं अपनी सब माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें, इनकी परेशानी और जिम्मेदारी का एहसास करें, क्योंकि घर में रहने वाली 4 दीवारों में तहफ़्फ़ुज़ पाने वाली औरत इस बात को नहीं जानती कि मर्द इन्हें ये रोज़ पर खुशियाँ देने के लिए घर से बाहर की धूप में किस तरह अपने आप को जलाकर राख कर देते हैं। जिंदगी और खुशियों पर हमारा भी हक है, लेकिन हम अपने घर वालों की खातिर अपने सारे हकूक़ को भुलाकर बस फ़राइज़ को निभाने के लिए दिन रात को कुशार रहते हैं। हम जैसे मर्दों के हक में हर माँ बहने बेटी को दुआ करनी चाहिए। आप लोगों का ख्याल क्या है? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।